नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष पर धारदार और तीखे हमलों की बौछार कर दी है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया से बातचीत में मोदी ने विपक्ष को खरी खरी सुनाते हुए यहां तक कह दिया कि जिनको जनता ने नकार दिया है वे लोकतंत्र की भावना को समझ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि लगातार हंगामे की वजह से नए सांसदों के विचार, नई ऊर्जा और उनके अधिकार कुछ लोग दबोच रहे हैं। और इसके बाद जैसे संसद सत्र शुरू हुआ, अडानी मुद्दे, संभल हिंसा को लेकर हंगामा शुरू भी हो गया। जाहिर है पीएम मोदी की अपील का विपक्षी सांसदों पर कोई असर होता नहीं दिखा। सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस द्वारा संभल हिंसा और अडानी मामले को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई को पहले 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया और बाद में पूरे समय के लिए। राज्यसभा की बात करें, सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस हुई। इस आगाज से साफ लग रहा है आगे भी सदन हंगामेदार ही रहने वाला है। हंगामे की वजह से दोनों ही सदनों की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब बहस इस बात पर हो रही है कि सदन पहले ही दिन क्यों स्थगित करना पड़ा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन आज जो सदन अडजर्न हुआ, इसकी वजह क्या थी मुझे तो मालूम नहीं था। हमने तो 267 के तहत अदानी का मुद्दा उठाया था। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है। उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे और 2030 करोड़ के नजदीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम उनको, चेयरमैन साहब को भी समझाना चाहते थे और पार्लियामेंट के में जो भी उनके मंत्रीज हैं और प्रधानमंत्री भी अगर आते तो ठीक था, उनको हम ये मुद्दे उनके सामने रखने वाले थे। लेकिन उनके इस रिश्वत का रिकॉर्ड भी अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है, सीईओज है, उन्होंने तो इसका रिकॉर्ड भी रखा है, किसको किस रेट पर पैसे दिए गए और कितने पैसे दिए गए। इसका सब रिकॉर्ड उनके पास वहाँ पर अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ये सीज कर लिया है उनके पास। Seat of the position. खड़गे जी, प्लीज 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 खड़गे जी। सर, as a very senior parliamentarian and a leader, you are aware that my ruling on this issue has been given. I would seek your earnest cooperation, particularly in the background that matters to you more than anyone else, that we are in the 75th year of adoption of our सर 75th ईयर है,
उसमें मेरा भी हिस्सा 54 इयर्स है, तो सर मुझे कोई सर सिखाने की कहने की बात नहीं। सही, एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं अरे, एक आपसे सेकंड, नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, इन ऑल ह्यूमिलिटी फ्रॉम द चेयर, all I said, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, Still sir. you are taking exception. Thank you very much. Thank you. No, sir. Thank you. I'm Sir. hurt. This is hardly an approach. I have commended his contribution. Thank you. I have praised it, and the same. सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला What I है। have to say, sir? Not on 267. 267। No, my ruling is over. नो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट सर। I ये said so. देखिए, No, ये तो you are questioning ruling of the सर, chair. if you suspend the today's business, we can explain, because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. no, entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. consistently, Nothing is going on record. Modi ji is Nothing- supporting no, him. no, Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji Nothing is Modi ji supporting him. संसद में आज हंगामा हुआ है पहले ही दिन। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद पहुंचे थे, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो संबोधन दिया था वो आपने सुना। प्रधानमंत्री ने बहुत तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा विपक्ष लगातार संसद में हमला करता है और जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा है। वो कह रहा 80-90 बार पीएम ने कहा जिनको जनता ने नकार दिया है वो हंगामा करते हैं, जनता की आकांक्षाओं को नहीं समझ पाते, इसीलिए जनता बार बार उनको रिजेक्ट कर रही है। ये बड़ा आरोप था। और इस आरोप के बाद जब सदन शुरू हुआ तो कुछ वैसा ही हुआ, वैसे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी सांसदों ने हंगामा करना शुरू किया और उसके बाद सदन को जो है स्थगित करना पड़ा परसों तक के लिए। तो कल चूंकि संविधान दिवस है इसलिए संसदीय कार्रवाई नहीं होगी। परसों एक बार फिर जब संसद चलेगी तो क्या कुछ होगा, ये तस्वीर आज समझ में आ गई है। और संभल हिंसा को लेकर, अडानी मुद्दे को लेकर, वक्फ बिल को लेकर और महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए हैं उसमें लगातार विपक्ष कह रहा है कि रिगिंग हुई है, वहां बेईमानी से चुनाव जीता गया है। तमाम मुद्दों पर संसद में हंगामा हो रहा है। तो जिस तरह से राजनीति चल रही है, लोकसभा चुनाव के बाद और महाराष्ट्र चुनाव के बाद दोनों ही राजनीति बदल गई है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी, 240 सीटों पर रुक गई थी और सहयोगी दलों के समर्थन सरकार चल रही है, उसके बाद राहुल गांधी और बाकी विपक्ष ने ये कहा था कि मोदी जी का जादू खत्म हो गया है और जल्द ही उनकी कुर्सी चली जाएगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत के बाद और उससे पहले हरियाणा में मिली जीत के बाद बीजेपी को बहुत बड़ा संबल मिला है और सियासत का जो नैरेटिव तैयार किया गया था वो एक बार फिर बदलता दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने तीखे हमले कर रहे हैं और लगातार विपक्ष को एक बार फिर उसी अंदाज में समझा रहे हैं जैसे आमतौर पर वो पहले किया करते थे। अब राहुल गांधी जब सदन में आएंगे तो वो क्या करेंगे और क्या कहेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में जो जीत मिली उसको हम नहीं मानते? प्रधानमंत्री को यही अंदेशा है। अखिलेश यादव की बात करें तो संभल हिंसा को लेकर बहुत नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जो है जानबूझकर अत्याचार कर रही है और साजिश रच रही है। उन्होंने कहा सुनियोजित दंगा कराया गया, पुलिस से धांधली कराई गई चुनाव के दौरान और उस पर जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उस पर पुलिस ने धांधली की, इसलिए वो बीजेपी जीती और उस पर कोई बातचीत ना हो पाए, कोई चर्चा ना हो पाए। इसलिए अगले ही दिन संभल में जो है कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू करा दिया गया। इस सर्वे के बहाने हिंसा कराई गई और इस पर ताकि बहस ना हो पाए और मुद्दे जो है जनता के बीच में ना आ पाए। और उन्होंने यहाँ तक कहा जिन लोगों की मौत हुई है, 3-4 युवाओं की जान गई है, उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। संभल में इस समय 30 थानों की पुलिस तैनात है, 4 अफसरों समेत 20 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हिंसा में। हुड़दंगी जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 4 लोगों की मौत हुई है,
पुलिस का कहना है कि पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, जो लोग मरे हैं उनको किसी और ने मारा है। 315 बोर के तमंचे से की गोली से उनकी मौत हुई है। पुलिस इस तमंचे का इस्तेमाल करती नहीं है। तो किसकी साजिश संभल में, ये बड़ा सवाल बन गया है और अखिलेश लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर जब संसद में जाएंगे तो वहां भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और इस बीच ये सवाल पूछा जा रहा है, संभल में युवाओं के हाथ में किसने पत्थर थमा दिया? भीड़ के चेहरे पर रुमाल बांधकर, चेहरा ढककर जो लोग आए, जो पत्थर चला रहे थे, गाड़ियां जला रहे थे, वो कौन लोग थे? किसके उकसावे पर वहां पहुंचे थे? तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के नेता डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत है हरिनाथ जी। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता विनोद बछेती जी, बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं डीपी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है डीपी यादव जी। और वरिष्ठ पत्रकार हैं पीयूष पंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंत जी। सबसे पहले डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से संसद पहले दिन स्थगित करनी पड़ी और प्रधानमंत्री ने संसद से पहले कहा था कि देखिए जो लोग नकार दिए गए हैं, जनता की आकांक्षाओं को नहीं समझते हैं और उसके बावजूद जो है हंगामा करते हैं, नए लोगों को बोलने नहीं देते हैं, और वही सब हुआ और आप लोगों ने हंगामा किया और संसद स्थगित करनी पड़ी। अब आप कह रहे हैं कौन जिम्मेदार है? आपके हिसाब से किसको जिम्मेदारी बनती है? नवीन जी, आपके तमाम विश्लेषण सुनने के बाद मैं मनन कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी को जरा सा अपने हार पर और देश की जनता क्या उनको सोचती है, जरा सा शर्म नहीं है? आप बताइए, लोकसभा का उपचुनाव हुआ जो कि प्रधानमंत्री का चुनाव माना जाता है, जबकि सत्ताधारी में है, सरकार बन चुकी है और दोनों लोकसभा के चुनाव ये हार गए। और उपचुनाव जो विधानसभा के हुए उसमें 6 राज्यों में इनका खाता नहीं खुला है और 2 जगह चुनाव हुआ, झारखंड और महाराष्ट्र में। मामला एक तरह से अगर मान लीजिए वहां बेईमानी तो किया ही उन्होंने, फिर भी हम 50-50 पर रहे। यानी हाल में 4 राज्यों में चुनाव हुआ, 2 में इंडिया गठबंधन के लोग विजयी हुए और 2 में तंत्र के माध्यम से ये विजयी हुए। ये कहाँ चुनाव जीत जा रहे हैं भाई? बताइए, लोकसभा में 400 का नारा लगाए थे और 240 पर आकर अटक गए। ये कहीं चुनाव नहीं जीत रहे हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव आयोग है तो ये दूसरे को 80 बार कहते हैं, ये एक भी चुनाव न जीते। जिस तरह से झारखंड में इन्होंने जो है भगदड़ मचाया था, देश को तोड़ने के काम किया, बेटियों तक को भी नहीं छोड़ा, घुसपैठिया बांग्लादेशी और झारखंड की जनता ने इनको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। रह गई महाराष्ट्र की बात, आप देखिए महाराष्ट्र में आप नवीन जी आपसे आप पूछ रहे हैं कि ऐसा संभव है कि कोई ईवीएम मशीन 99% तक चार्ज रह सकता है? दिन भर चुनाव हो और जब मतगणना हो तो 99% चार्ज रह सकता है? डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, डॉक्टर साहब देखिए, ये सब मुद्दे तमाम आप चुनाव में उठा चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आप क्यों नहीं मानते कि आप बुरी तरह हारे हैं वहां पर? और प्रधानमंत्री जब बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र को सामने रख के कर रहे हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव में माना था कि हम महाराष्ट्र में बुरी तरह हारे हैं। यही तो वो कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव का नैरेटिव बदल चुका है, जनता का भरोसा जीत लिया है बीजेपी ने, यही तो सवाल कर रहे हैं वो। कोई भरोसा नहीं जीता है इन्होंने। वहां पर महाराष्ट्र में गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर कि हमने सब लोग कांग्रेस तोड़ दिया और उस गांव में कांग्रेस को ईवीएम में 0 वोट मिल रहा है। इसके लिए क्या जवाब देंगे? 99% बैटरी चार्ज के लिए क्या जवाब देंगे बताइए? इसका जवाब तो दीजिए। इन्हीं सबका जवाब लोकसभा में मांगा जाने वाला था। संभल में जिस तरह से इन्होंने चुनाव के मतगणना के दूसरे दिन ही बवाल किया और कराया जानबूझकर, ये उसी के लिए कि जो है ये लोकसभा में महाराष्ट्र के मुद्दे को न उठा पावे, किस तरह से खेल इन्होंने किया है। मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। तो आप लोग मीडिया के माध्यम से तो उठा ही रहे हैं, ऐसा कैसे कि मीडिया तो आपके पास ही है, हर जगह आप बोलते ही हैं, अब मुद्दा ना उठा पाए इसलिए संबंध में हिंसा करवा दी। नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं तो मतदान तो जनता दे रही है, लेकिन जनता का मतदान निकल कहाँ रहा है परिणामों में? वो ठीक तो है, खेल किया जा रहा है। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। विनोद बछेती जी, आपको आवाज आ रही है? जी नवीन जी आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बछेती साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा संसद शुरू होने से पहले
जनता की आकांक्षाओं को विपक्ष समझ नहीं पा रहा है। 80-90 बार हारने के बाद, नकार दिए जाने के बाद भी हंगामा कर रहे हैं, जनता के मुद्दे उठाने नहीं दे रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है हम तो हारे ही नहीं है। देखिए नवीन जी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश की पहली संसद जो शीतकालीन सत्र का शुभारंभ था और जहां देश में उन्नति और विकास के लिए बहुत सारे बिल पास होने थे, जिन पर चर्चा होनी थी, और कांग्रेस और विपक्ष की महाराष्ट्र में करारी हार का नतीजा केवल इस तरह से हंगामे कर करके इन्होंने आज उस जो अपना सत्र को स्थगित किया। आप समझ सकते हैं कि देश का कितना नुकसान होता है। ये इस बात का ना कांग्रेस को और इनके सहयोगी दलों को कोई लेना देना नहीं है। और ये सीधा सीधा जिस तरह इनकी बौखलाहट है, चाहे ये आप मणिपुर का मुद्दा बता दीजिए, संभल का बता दीजिए, या दिल्ली एनसीआर में इनका, या और ये सीधा सीधा मणिपुर में जो इनकी करारी हार है, इनके नेताओं की जमानत जब्त है, वहाँ राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी के रोड शो से लेके जितने विपक्षी नेताओं ने पूरी ताकत लगा दिया, तन मन धन लगा करके भी इनकी जमानत जब्त हो गई। उसका ये बहुत बड़ा एक मतलब आपका ये उसका जो गुस्सा है वो आज आपको लगा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े सहजता से निवेदन किया कि देखिए आपने चुनाव में हम जाते हैं और जनता जरा अंदर काम को देती है, आप विरोध कितना करेंगे। हर बार जब भी सत्र शुरू होता है तो विपक्ष का दल इनका यही काम होता है कि कैसे हंगामा किया जाए, कैसे इस सत्र को कैंसिल किया जाए ताकि बिल और चीजें पास नहीं हो पाए। लेकिन विनोद जी, विपक्ष का कहना है कि जो जिन राज्यों में है बाकी सरकारें, पश्चिम बंगाल की बात करता है, कर्नाटक की बात करता है, वहां पर जो उपचुनाव हुए 2, 3, 4 सीटों पर जहां हुए वहां हमने जीत लिया। तो बीजेपी केवल महाराष्ट्र में जीती, हम झारखंड में जीते, कई राज्यों के उपचुनाव जीते, तो प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि जनता द्वारा नकार दिए गए? देखिए आप, मैं कहता हूँ नवीन जी, देखिए आज इन लोगों की जो भ्रष्टाचार, जो पीछे कांग्रेस का इतने लंबे समय देश में भ्रष्टाचार और देश को कितने पीछे कांग्रेस ले गई, और जो इनके सहयोगी दल है, जहां ये जीत जाते हैं वहां ये वाहवाही होती है, और जहां ये हार जाते हैं ईवीएम पे और प्रधानमंत्री जी पे और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे ये लोग सवाल उठाने लग जाते हैं। अरे पिछले 10 साल में मोदी जी ने नेशनल हाईवे से लेके आप मेडिकल से लेके एजुकेशन से लेके फॉरेन पॉलिसी से लेकर कौन सा ऐसा दिया जिसमें आज हमारा देश दुनिया में नंबर 1 नहीं है। ठीक है, डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, अखिलेश यादव जी बहुत नाराज हैं आज मैं उनका बयान सुन रहा था, मीडिया से जो बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव में जो धांधली पुलिस ने की है, कुंदरकी की बात खास तौर पर जहां बहुत ज्यादा मुस्लिम वोट है वहां भी हार गए आप लोग, उस कारण से उसको दबाने के लिए जो है संभल में हिंसा करवाई जा रही है। अगले ही दिन वहां पहुंच गए सर्वे करने के लिए, लेकिन सर्वे करने का आदेश तो कोर्ट ने दिया था डीपी जी, तो वो उसमें कैसे आप लोग जो है पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जी देखिए, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ही नहीं नाराज उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष की हर वो नागरिक और जनता है जो अमन चैन और कहीं ना कहीं इस देश में आपसी एकता और भाईचारा चाहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री जी के साथ दिक्कत क्या है कि कहीं ना कहीं वो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। झारखंड का नाम ले लिया प्रधानमंत्री जी ने कि जहां नाक रगड़ते रह गए और लगातार दूसरी बार बम्पर हार हुई उनकी, जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। और हेमंत सोरेन को और उनके पूरे मंत्रिमंडल को जिस प्रकार बदनाम करके हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं जेल में डाल के और चुनाव जीतना चाहते थे, फिर भी झारखंड की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि झारखंड की जनता ने प्रधानमंत्री की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति को नकार दिया। ठीक है, आप महाराष्ट्र में जीते, आपको बधाई, और महाराष्ट्र के किसान नौजवान परेशान है उनके हित में आप काम करिए, हम यही चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को दोनों पक्षों को देख करके आना चाहिए और दोनों पक्षों को बताना चाहिए। पूरा अध्ययन आदमी अगर नहीं करता है, देखिए होता क्या है कि आधा झूठ जो है कहीं ना कहीं जो है खतरनाक होता है पूरे सच से। तो प्रधानमंत्री को पूरा, अगर प्रधानमंत्री अध्ययन करके आते, पूरे चुनाव का विश्लेषण करते तो ये अच्छा रहता है। चलिए ये बात अलग रही, लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने संभल के मामले को उठाया, संभल में देखिए सब लोग जानते हैं कि वहां पर हाई कोर्ट का निर्णय था, सर्वे होना चाहिए। पहली बार सर्वे टीम पहुंची और वो भी इतनी आनंद में पहुंची कि जैसे सारी चीजें प्रायोजित हों, सुनियोजित तरीके से कि वहां करना। डीपी यादव साहब, चेहरे पर रुमाल बांध के वीडियो में आपने देखा, आप लोग बार बार वीडियो की बात करते हैं,
बार बार आप लोग पुलिस वाले की वीडियो, पिस्तौल तानते वीडियो दिखा रहे थे चुनाव वीडियो में, हमने देखा कि चेहरे पर जो है, चेहरे को ढक के लोग आए, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो पुलिस क्या करेगी? आखिर बचाव करेगी नहीं करेगी अपना जो है? अगर वो अपना काम कर रहे हैं, एक बड़ी भीड़ आती है रोकने के लिए, काम को रोकने के लिए पत्थरबाजी करती है, तो पुलिस क्या करेगी बताइए? पूरी बात सुनेंगे तब समझ में आएगा, आधी अधूरी बात कहेंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, ना आपको, ना हमको, ना दर्शकों को। पूरा बोलने का मौका दिया जा रहा है, पूरा 1 घंटे बैठेंगे आप, बोलिए, सवाल लेके सुन लीजिए। काउंटर कर लीजिएगा ना। इसी तरह से पुलिस वाले भी जो अपने बेचारे गए थे तो बीच में ही उनको भगो यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो, दंगा करने आए हो, ये करने आए, वो करने आए हो, कहीं ना कहीं भीड़ को उकसाने का काम किया पुलिस वालों ने। पुलिस का काम होता है कि स्थिति को नियंत्रित करना, शांति व्यवस्था कायम करना। पीस कमेटी होती है, उसकी बैठक को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करके और दोनों पक्षों को बुला करके समझा करके शांति व्यवस्था कायम करे। पुलिस तानाशाह नहीं है या सर्वे सर्वा हो जाती है क्या पुलिस? लोकतंत्र में पुलिस का भी रोल होता है। तो मैं कह रहा था कि जिस प्रकार से पहली बार वहां सर्वे करने गई टीम, लोगों ने पूरा सहयोग दिया, सर्वे हो गया, लोगों ने पूछा और कुछ बाकी हो तो पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए। फिर उसके बाद दोबारा सर्वे जब करने गई तो लोगों ने पूछा भाई दोबारा आप कोर्ट का ऑर्डर लाइए। तो फिर क्यों पुलिस वाले वहां पहुंचे थे, अधिकारी क्यों पहुंचे थे? और उदंडता करते हुए आप जाएंगे, नारा लगाते हुए आप जाएंगे, कहीं सर्वे कर रहे हैं, असामाजिक तत्वों को लेकर के जाएंगे सर्वे करने। पुलिस ने नारा लगाई, तो ऐसे कोई वीडियो आया नहीं। चलिए आप कहते तो मान लेते हैं, आता हूं दोबारा आपके पास, आता हूं, एक बयान सबका हो जाए। पीयूष पंत साहब, आता हूं, डीपी यादव जी, आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास। पीयूष पंत जी, एक वर्ग का नहीं नुकसान है, सभी वर्गों का इसमें नुकसान है। ठीक है, अभी आपके पास आता हूं। पीयूष पंत साहब, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो ऐसा लगता है कांग्रेस को कह रहे हैं, बार बार 80-90 बार हारने के बाद भी, नकारने के बाद भी वो जो है हंगामा कर रहे हैं। और कांग्रेस बार बार अपने आड़ लेती है बाकी पार्टियों की। वो पश्चिम बंगाल में जीत को अपनी जीत बताती है, वो झारखंड में जीत को अपनी जीत बताती है। इस तरह से जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री का बयान सही है या कांग्रेस का? क्या लगता है आपको? देखिए, जो है वो पॉलिटिकल ही रहता है हमेशा से, और वो कांग्रेस को ही टारगेट करते हैं हर बार में। तो उसका जवाब भी फिर पॉलिटिकल पार्टी, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो उसी तरह से देंगी जी। तो क्योंकि देखिए, जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया, और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारी है। अभी लोकसभा का चुनाव जो है, खुद प्रधानमंत्री मोदी एक कम संख्या से जीत के आए हैं, वोटों से जीत के आए हैं, जितनी से वो जीतते रहे हैं। तो एक तरह से तो कम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, साफ दिखाई देता है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली है 2024 के चुनाव में। तो ये इसलिए हर पार्टी को कभी न कभी जो है इस तरह से कभी ज्यादा कभी कम मिलता रहता है। और दूसरा, अभी तो जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है वो भी बहुत सी चीजें हैं, उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वो भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में आ रहा है वो। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते जो है कि स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं है। तो क्योंकि पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स रहता है वो पॉलिटिकल रहता है, प्रधानमंत्री जी का भी पॉलिटिकल रहता है, वो हमेशा वो टारगेट करते रहते हैं। क्योंकि ये सरकार है, सरकार जिन मुद्दों में है, सरकार का भी काम होता है, क्योंकि सरकार जो है वो शासन कर रही है, और वो शासक पार्टी जो है उसका ये कर्तव्य होता है कि वो किस तरह से जो है बिना हंगामे के जो है सदन को चलने दे। लेकिन पीयूष पंत साहब, प्रधानमंत्री सत्र शुरू होने से पहले ही बोलते हैं और वही कुछ संसद में दिखाई देने लगता है। उनको जाहिर तौर पर अंदाजा था कि विपक्ष पहले दिन से हंगामा करेगा, आएगा और मुद्दे उठाएगा, अडानी मुद्दा, संभल मुद्दा, वक्फ बिल का मुद्दा उठाएगा, और वही कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ट्रैप हो जाता है, या प्रधानमंत्री पहले से ही जो है इसकी रणनीति तैयार करके रखते हैं? क्या कहना है? नहीं, देखिए, रणनीति तैयार करते हैं, साफ दिखाई देता है कि पहले ही टारगेट कर दो विपक्ष को और इनको एक्सपोज कर दो। लेकिन भाई, विपक्ष का काम क्या है? जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, संसद में तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे ही उठेंगे ना। और तो जिसमें जो, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो अडानी का हो, जो कि पूरे के पूरे बदनामी हो रही है। अब देखिए, फ्रांस ने भी जो है अपनी जो उसके साथ जो डील है अडानी ग्रुप के साथ, उसको रोक दिया है, कैंसिल कर दिया है उसने। अमेरिका ने भी वहीं श्रीलंका में जो डील हुई है उस पे अमेरिका की निगाहें, वो कह रहा है कि हम उसको देखेंगे, जांच करेंगे। तो अडानी का मामला तो बहुत गंभीर मामला है।
और जिस तरह से वहां पे आपने भ्रष्टाचार किया, लोगों को पैसा देके, अधिकारियों को पैसा देके बड़े दाम पे बिजली बेचने का काम किया, और सरकारों ने, जो राज्य सरकारों ने जिस तरह से पैसा लिया और उसके बाद बड़े दाम में कंज्यूमर के साथ जो है, देखिए कंज्यूमर के साथ जो है इस तरह से धोखाधड़ी हुई कि आपको उनकी जेब से ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं, एक जो है कि कॉर्पोरेट को ज्यादा मुनाफा देने के लिए। आपकी बात सही है तो पंडित, लेकिन बहुत बड़े मुद्दे हैं, अडानी और मुद्दा सारे संसाधन जो है, सारे उद्योग, अडानी का मुद्दा संसद में उठाने का समय मिलना वो चाहिए। जो है एक अडानी ग्रुप के पास अगर जा रहा है तो उस पर अगर सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप अमेरिका में लगे हैं, और उनको जो है वहां से जो है कि वारंट भी निकल गया है उनके अरेस्ट का, तो ये गंभीर मामला है भाई। भारत का नाम बदनाम हो रहा है पूरे देश में अडानी की जी की वजह से जो है, तो ये गंभीर, इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन चूंकि ये सरकार के करीबी हैं अडानी, इसलिए जो है कि प्रधानमंत्री को भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है, और प्रधानमंत्री सीधे सीधे जो, चूंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा वोकल रूप में जो है, और राहुल गांधी वोकल होके इस मुद्दे को पिछले 1.5-2 साल से उठा रहे हैं, और वो बातें सही होते हुए दिखाई दे रही है लगातार, देखिए। ठीक है, तो उनको परेशानी होती है, मोदी जी को कष्ट होता है, और वो इस तरह से डायरेक्ट जो अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं वो निश्चित रूप से संसद में उसको होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए, और सरकार को ये है कि टाइम देना चाहिए विपक्षी दलों को उस पर बातचीत करने के लिए, उन मुद्दों पे होना चाहिए, ताकि जो है कि जी तस्वीर सामने साफ होके आए देश के सामने, लोगों के सामने। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब लिख रही है नई दास्तान। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। इस बार SSF करके किन्नियां मौतां घट गईयां, जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे की जान बच जूगी जी, 3000 बंदे की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के एक कदम ने तस्वीर बदल कर रख दी। नतीजा, पंजाब को मिली एक ऐसी फोर्स जो पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर समर्पित है। ऐसे ही बड़े रहते थे जी रोड पे, कोई पूछने वाला नहीं था जी कि एक्सीडेंट हो गया, जरूरत है किसी चीज की, पर अब एक कॉल करो, बंदे हाजिर। SSF सिर्फ दुर्घटनाग्रस्तों की मदद ही नहीं करती, बल्कि ये सुनिश्चित भी करती है कि किसी भी हाल में सड़क सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। हमारा मोटिव है 1 सेकंड गवाए बिना राहत पहुंचाना हर कीमत पर। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस, मुश्किल से मुश्किल स्थिति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम। अब तो अकेले ट्रैवल करने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि पता है SSF इज जस्ट अ कॉल अवे। जय हिंद जी, पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम 112। अपने फर्ज के लिए हमेशा तैयार, जिसका रिस्पांस टाइम है तेज, बहुत तेज। उस दिन अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब, हर सफर में साथ हमारा। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं ब्रेक के बाद राजधर्म में फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं संसद सत्र में जिस तरह से हंगामे की शुरुआत हुई है और राजनीति बदल रही है। तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक बार फिर चलते हैं उनके पास। विनोद बछेती जी हैं, नेता बीजेपी के, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, नेता कांग्रेस के, DP यादव साहब हैं, नेता समाजवादी पार्टी, और पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, जिस तरह से अडानी मुद्दे को लेकर आप लोग आक्रामक हैं, आप बार बार जब बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव में अपनी हार की और झारखंड में अपनी जीत की और बाकी राज्यों में उपचुनाव में जीत की, तो उपचुनाव में तो आमतौर पर जहां जिसकी सरकार होती है वो वही पार्टियां जीती देखी गई हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जीती, कर्नाटक में आपकी जीती, आमतौर पर यही ट्रेंड रहता है। यूपी में बीजेपी जीती। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड दो बड़े चुनाव थे और झारखंड की तुलना भी महाराष्ट्र से इसलिए नहीं हो सकती, दोनों में आबादी में बड़ा अंतर है, सीटों का बड़ा अंतर है, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, और झारखंड में आप जो है छोटी पार्टी हैं। तो प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो कांग्रेस से सीधी लड़ाई की बात करते हैं और हार की बात करते हैं, तो आपकी चुनावी हार की बात करते हैं। ठीक है, अब आपकी रणनीति क्या होगी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद? और जो इंडिया गठबंधन को जो है राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, क्या उस पर राहुल गांधी जी का वही पहले जैसा रुतबा बना रहेगा? नवीन जी, जैसे आप जो बात कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो दो उपचुनाव हुए, एक कांग्रेस जीती एक बीजेपी जीती, वहां तो मेरी सरकार है नहीं, जबकि प्रचंड बहुमत से विधानसभा में आमतौर पर कहा, आमतौर पर होता क्या है, जनता जो है विकास के लिए उसी पार्टी के पास जाती है, उसकी सरकार होती है, ये माना जाता है। अच्छा, लेकिन लोकसभा में जी नवीन जी, लोकसभा में तो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, क्यों ही लोकसभा चुनाव दोनों जीत गई, और प्रियंका जी तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीती। मोदी जी जो है 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतते हैं, राहुल जी प्रियंका जी लगभग 4 लाख, प्रियंका जी 4 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीत रही है। तो जनता किसको प्यार ज्यादा दे रही है? ठीक है, आपकी बात बहुत सही है। तो क्या आपने मान लिया है ना कि चुनाव निष्पक्ष हुए थे? मान लिया कि नहीं मान लिया आप? नहीं, हम नहीं मानेंगे। आप नहीं मानेंगे? नांदेड़ में आप जीते, नहीं मानेंगे। वायनाड में आप जीते, नहीं मानेंगे। महाराष्ट्र में हारे तो मान लिया कि आप बेईमानी हुई है। नहीं, देखिए वो नवीन जी, जहां डबल इंजन की सरकार होती है, केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है, तो देखिए प्रदेश के डीएम जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, ये लोग थोड़ा प्रदेश सरकार से भी नियंत्रित होते हैं, तो वो उतनी गलतियां करने में डरते हैं कि इतने सालों में देश में आपने सरकार चलाई कितनी, उसके बाद जो है क्या आप लोग ये सब करते रहे थे क्या? ये भी सवाल उठता है ना उस समय। नहीं, तो क्या मेरे समय में ईवीएम कभी 99% चार्ज पाया है? आप रिकॉर्ड बताइए तो। 99% ईवीएम मशीन जवाब दिया जा चुका है, चुनाव आयोग दे चुका है, बार बार आप लोग वही सवाल उठाएंगे तो जिसका जवाब मिल चुका है। जवाब तो देने के लिए अच्छा बताइए, अगर कोई चोरी भी कर लेता है तो जवाब देता है तो क्या उसे संतुष्ट हो जाएगा आदमी? निर्णय तो जनता कर रही है, हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। जनता ने तो निर्णय कर दिया ना। फिर देखिए महाराष्ट्र में जो आपकी सरकार चली गई, उद्धव ठाकरे जी बेचारे कहीं के नहीं रहे, संजय राउत जो है परेशान घूम रहे हैं। जनता निर्णय की, लेकिन जनता का निर्णय सामने नहीं आया। आप बताइए, अडानी जी को लेकर इतने परेशान है, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी कि अडानी जी का धारावी प्रोजेक्ट हम रद्द कर देंगे। ये भी काम किया इनको फेल करने में। अडानी जी ने पैसा अंधाधुंध बांटना शुरू किया कि हमारा प्रोजेक्ट चला जाएगा। अब बताइए, जो विभिन्न देश प्रोजेक्ट रद्द कर रहे हैं वहां पर क्या करेंगे वो? वहां पर तो मोदी जी नहीं। देखिए उपाध्याय जी, क्या होता है ना, अब आप कैसे जनता को समझाएंगे कि नांदेड़ में हम जीते तो ईमानदारी से चुनाव हुआ, वायनाड में हम जीते, प्रियंका जीती तो ईमानदारी से चुनाव हुआ, बाकी जगह जहां पश्चिम बंगाल में जीते, कर्नाटक में वहां ईमानदारी, केवल जहां आप हारे वहां बेईमानी हुई। ये समझाना बड़ा मुश्किल है। नवीन जी आप बताइए, लोकसभा का जो उपचुनाव है उससे इनके सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहते हैं वहां पर क्या फेल करेंगे? कुछ तो जनता को दिखाने के लिए, जैसे इनके प्रवक्ता लोग बोलते हो, रहेगा ही ना। जैसे 4 राज्यों का चुनाव हुआ,
दो राज्यों में जो गैर महत्वपूर्ण इनको समझ में आया वहां पर उनको खेल नहीं करना था। जहां पर अडानी जी के हित लगे हुए थे महाराष्ट्र में, वहां पर खेल करना था। समझ रहे हैं, महाराष्ट्र आप कही रहे हैं बड़ा राज्य है, लेकिन राज्य तो राज्य ठीक है। झारखंड भी हमारा खनिज युग संसाधन की राजधानी है, वो हमने जीता, और ये जो है आर्थिक राजधानी को जीता अपने तंत्र के माध्यम से। दूसरी बात, आप जो हमको कह रहे थे आंध्र प्रदेश में इनके कितने हो विधायक है कि वहां पर सरकार में शामिल हो, कहते हैं एनडीए की सरकार है, और हम छोटे हो चाहे बड़े हो, हमारा गठबंधन है महाराष्ट्र में। क्या इन्होंने बहुमत अकेले पा गया क्या? 3 दिन से जो मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहे हैं, कोई उधर मुंह फुला कर जा रहा है, कोई उधर मुंह फुला कर जा रहा है, और ये कहते हैं कि हमारी जीत हुई है। ये कहाँ जीत पाए भाई? आप क्या इनसे भाजपा से सरकार केंद्र में चल रहा है? ये अपने सहयोगियों को ही समाप्त करते हैं। इसको जितना ही जल्दी सहयोगी जान जाए उनके लिए हित है। जैसे शिंदे जी और अजित पवार की प्रासंगिकता समाप्त कर दिया, झारखंड में आजसू को समाप्त कर दिया, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला जी को समाप्त कर दिया, नवीन पटनायक जी को समाप्त कर दिया, जगन मोहन रेड्डी जी को समाप्त कर दिया। अब नीतीश कुमार जी का नंबर है। आगे आने वाले विधानसभा में चुनाव में 25 में वो भी समाप्त हो जाएंगे। तब जो है घर पर ढपली बजाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिससे सहयोग लेती है उसी को पहले काटने का काम करती है। ठीक है, क्या काटेंगे? राहुल जी को क्या काटेंगे? चलिए ठीक है, विनोद बछेती जी, ठीक है उपाध्याय जी, आपकी बात आ गई है। अडानी के मुद्दे उठाते रहेंगे, क्योंकि जिस स्तर पर हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारे मान सम्मान में धब्बा लगा है, हमारे सभी व्यापारियों पर, बिजनेसमैन जितने हैं देश के, उन पर सवाल उठ रहा है। इसलिए अडानी पर हम सवाल उठाएंगे, संबल पर उठाएंगे, मणि पर उठाएंगे, हम देश के तमाम समस्याओं पर उठाएंगे, चाहे जो भी कहे, चाहे हमको हारने वाला कह दे, चाहे जो भी कहे, उससे हम घबराने वाले नहीं है। वैसे हम लोग हारे नहीं है, 4 का मुकाबला बराबर रहा है। आगे राज्यों में सरकार बनी है, फिर अपने को जीता हुआ मान रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है बछेती जी, जवाब इसका लेंगे आपसे। साथ ही सवाल भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देखिए हम जीते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन झारखंड में आप हारे भी तो हैं। झारखंड को आप जो है एक बराबरी क्यों नहीं मानते जो है? जी विनोद जी, आवाज आ रही है? तो आवाज चली गई है। पीयूष पंत जी, बीच में आपको लाना चाहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस व्याख्या करती है इस चुनाव की, वायनाड में हम जीते ईमानदारी, नांदेड़ में हम जीते ठीक है, बाकी जगह जीते, तो ये जो महाराष्ट्र में जहां हारे वहां बेईमानी, ये जनता के गले कैसे उतरेगा ये तर्क? हाँ नहीं, बिल्कुल देखिए, ये बात तो गले नहीं उतरती है कि आप सेलेक्टिवली अगर इस तरह की बात करेंगे तो। लेकिन बहुत बुरी हार हुई है महाराष्ट्र में कांग्रेस की, तो ये साफ दिखाई देता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की अपनी कमजोरी थी, इसकी वजह से इतनी बड़ी हार हुई। अगर थोड़ी छोटी बहुत होती तो समझ में आता कि कहीं कुछ और बात है उसमें। लेकिन एक बात देखिए नवीन जी, लेकिन एक बात यह है कि पूरी असल में क्या है कि चुनाव आयोग जो है, आप भी ये देख रहे होंगे, कई निर्णय हैं, और कहीं चुनाव आयोग का सक्रिय होकर पारदर्शी तरीके से काम न करना, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाने लगता है इस तरह के, और एक आशंकाएं पैदा करता है। क्योंकि जिस तरह से तारीखें तय की गई, महाराष्ट्र के चुनाव को आगे बढ़ा दिया गया ताकि वहां की एकनाथ शिंदे सरकार को दिवाली के मौके पे 2-3 इंस्टॉलमेंट जो है उनके खातों में डालने, महिलाओं के खातों में डालने की सुविधा दी गई, इस तरीके से बढ़ा के। ये सब चीजें जो है एक बार सुविधा दिलवाना होना था, किसी को सुविधा दिलवाना और इसी तरह से जो शिकायतें आती चुनाव आयोग में गड़बड़ियों की, उस पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता है और एक जनरल सा आंसर दे देता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो शंका पैदा करती है और विपक्षी दलों को मौका देती हैं कि वो भी सवाल उठाएं। तो मुझे लगता है इस समय जो वो हो रहा है उसमें मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा और अपनी भूमिका को देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो पूरा का पूरा, वो एक गार्ड है, लोगों के जो मत है उनका जो वर्डिक्ट है, मैंडेट है, उसका गार्ड है चुनाव आयोग। ठीक है, और अगर उसको कोई शिकायत मिलती है तो उसको देखना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, विनोद जी आवाज आ रही है? लेकिन वो सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा है। विनोद बछेती जी आवाज आ रही है आपको?
अच्छा, डीपी यादव साहब, संसद लगातार चलेगी, लगातार आप लोग हंगामा करते रहेंगे, यही रणनीति रहेगी आप लोगों की? ये भारतीय जनता पार्टी का नजरिया है कि वो किस प्रकार देखती है। भारतीय जनता पार्टी अगर जनहित से जुड़े मुद्दों पर बहस नहीं कराना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा जनहित से जुड़े मुद्दों पर बहस से कतराते रहे हैं। इतिहास इस बात को कहीं ना कहीं जब लिखा जाएगा तो इस बात को बाकायदे लिखा जाएगा कि सबसे कम बहस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, और 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री ने किसी भी जनहित से जुड़े मुद्दे पर बहस करने की जहमत नहीं उठाई है संसद में। अब बातें बड़ी बड़ी करेंगे वो, संसद से बाहर तो ऐसा गोला फेंकेंगे कि जैसे वो मंगल और चंद्रमा पर ही जाके रुकेगा, लेकिन संसद में जब उनके बोलने की बारी आती है, संसद में जब जवाब देना होता है तो बाहर ही भूमिका बनाने लगते हैं कि जैसे बाहर ही सारी भूमिका बना लेंगे, संसद में हमें कुछ बोलना ही न पड़े। आप देखिए, लेकिन डीपी यादव जी, संसद में बहस का एक तरीका होता है, उसमें नोटिस देना, ठीक है, सूची में जो है, अधिसूची में जो है विषय को सम्मिलित करवाना, उसके बाद बहस होती है। अगर आप सीधे खड़े हो जाएंगे क्लास में कि जो है सदन में कि देखिए इस पर विषय चर्चा करें, तो दिक्कत तो आएगी ना सिस्टम को बनाने में। अगर नवीन जी सही से विश्लेषण किया जाए तो 2004 से लेकर 2014 तक जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, जितना हंगामा भारतीय जनता पार्टी ने संसद में काटा है, इतिहास में कभी स्वतंत्रता के बाद इतना हंगामा नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारा आपका पैसा बर्बाद किया है संसद में, कभी भी भारतीय जनता पार्टी संसद नहीं चलने देती थी। तो अब प्रधानमंत्री जी को दर्द होता है, जब जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे हम, तो हमको इसीलिए चुन के भेजा है जनता ने कि हम उससे जुड़े मुद्दे को उठाएं। प्रधानमंत्री ने इसी तरह से 3 जो कृषि कानून थे बिना बहस के संसद में पेश करवा दिया। अरे ये क्या है, आप बिना बहस के उसको पेश कराएंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई कमी निकलेगी। ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष उसमें बहस करता है, तब जाकर के वो कंक्लूजन होता है। तो संसद इसीलिए बनी है ना, ठीक है, केवल प्रधानमंत्री जी भाषण दे और ये करके चले जाएं और लोग देखते रहे टुकुर टुकुर, वहां पर मुंह बांधे कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री जी आपने बहुत बोला, संसद में अच्छा बोला, उनके सत्ता पक्ष के लोग ताली बजा दे। बस संसद का यही काम है, समाप्त हो गया। संसद का ये काम नहीं होता है। ठीक है डीपी यादव जी, आपकी बात आ गई है। विनोद बछेती जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और विपक्ष अपने हार मानने को तैयार नहीं है, अभी आपने सुना होगा कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो कह रहे हैं हम कहीं नहीं हारे, झारखंड में हम जीते हैं और कई राज्यों में हम जीते हैं, तो हार तो हम रहे नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो नकारने वाली बात करें गलत है। दूसरा वो कह रहे हैं कि देखिए जो मुद्दे हैं जनता के, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो बाकी मुद्दे हो, संभल का मुद्दा हो, वो मुद्दे जनता के हैं और जनता के मुद्दे हम उठा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? बड़ी चीजें देखिए, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय पंत जी हैं और डीपी यादव जी हैं, जिस तरह से उनका जो पूरा घूम फिर के वो चुनाव आयोग पर जा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि एक ही दिन 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे आते हैं, महाराष्ट्र के और झारखंड के। महाराष्ट्र के चुनाव पे इनके सवाल है कि चुनाव आयोग ने मतलब उनका जो चुनाव है उसमें गड़बड़े की है, लेकिन झारखंड वाले पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दूसरा, मैंने कहा कि जब भी अपना कोई भी सत्र शुरू होती है, चाहे ग्रीष्मकालीन हो, शीतकालीन हो, और जब कांग्रेस कहीं से हार के आती है, विपक्ष किसी भी राज्य में हार के आता है, तो पहले 2-3 दिन इसी तरह किसी न किसी विषय को लेकर के इस तरह हंगामा करना, केवल और केवल संसद का समय खराब करना। देश में देखिए एक दिन की संसद का हजारों रुपए का, करोड़ों रुपए का तक का खर्चा होता है। आप समझिए कि वो भुगतान कौन करेगा? लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को, कांग्रेस, उनके सहयोगी दलों को इससे कोई लेन देन नहीं है। उनको केवल और केवल एक मतलब जनता के बीच में एक संदेश देना कि भाई मोदी सरकार काम नहीं कर रही, ये सब भ्रष्टाचार है, चुनाव ईवीएम और इन सवालों को लेकर हर बात देश की जनता सुन करके मतलब वो परेशान हो चुकी है। और जनता आज मोदी जी के साथ है, मोदी जी के काम के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है, देश के विकास के साथ में है ना। पिछले 10 साल में ऐसी कितनी योजनाएं देखिए जिनको हम आज अगर हम गिनवाएं, 100 से ज्यादा योजनाएं हैं। चाहे आयुष्मान योजना हो, देश के हर गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक का है। आज नेशनल हाईवेज आप लगाइए, पिछले 4-5 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन बंट रहा है। आप उज्ज्वला योजना आप लगाइए, सुनिधि योजना आप लगा दीजिए, किसानों के खाते में आज योजना लगी। आप ऐसे गिनते लगे तो मुझे लगता नहीं जी 2 घंटे भी कम पड़ेंगे हमारी डिबेट के लिए। लेकिन केवल कांग्रेस और सपा, देखिए आप काम कुछ मत करिए। आप देखिए, आप मैं कहता हूँ कि जो पत्थरबाजी की संभल में बात हो रही है नवीन जी, ये पत्थरबाज कौन है? देखिए कश्मीर में भी याद होगा, ये वही पत्थरबाज थे जो सेना के ऊपर पत्थर मारते थे। आज 370 और 35 से हटने के बाद आज शांति अमन चैन है। तो मुझे लगता है कि
उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी, ऐसे क्षेत्रों में भी योगी जी को एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे वहाँ अशांति, उत्तर प्रदेश की जो नाम, वहाँ आज जिस तरह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज उत्तर प्रदेश में हर बड़े से बड़ा व्यापारी देश और दुनिया का वहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। लेकिन इन छोटी छोटी घटनाओं से क्या होता है कि प्रदेश की छवि और देश की छवि देश और दुनिया के सामने धूमिल होती जा रही है। इसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। आप काम करिए, सपा से बोलिए, आपके जो सांसद है वो काम करें, आपके विधायक काम करें, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है वो काम करे। हिमाचल की मैं बात करूँ नवीन जी, मैंने कल भी कहा कि हिमाचल में ओल्ड पेंशन इशू को लेकर आप जीत गए, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में, लेकिन आज न 1500 का खाता हुआ, न 2004 के बाद जो ओल्ड पेंशन इशू को आपने लागू किया। केवल झूठ, फरेब और इस तरह की चीजों से देश नहीं चलने वाला। ठीक है, जवाब दीजिए उपाध्याय जी। सब चल रहा है जी, बोलिए बोलिए जी। हाँ देखिए नवीन जी, हिमाचल सरकार सभी अपनी जो है जनता के हितों की जो भी फैसले की वादा किए थे वो ले रही है। हालांकि उसके हिस्से का जीएसटी का पैसा ये नहीं दिए है, ये दिए तो झेला कर दिए। वो अपना सभी योजना, ये झूठ बोलते हैं, हम अपनी सभी योजनाओं को लागू करते हैं। इन्होंने न 2 करोड़ नौकरी दी, न इन्होंने 15 लाख खाते में दिया। झूठे जुमलेबाज तो ये लोग हैं। रह गए इतिहास में पहली बार आप देखे होंगे, कल संविधान दिवस है, संविधान का अपमान करते हुए जैसे एक पुलिस वाले एक महिला को रिवाल्वर दिखाकर उसको मतदान के अधिकार से वंचित करने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया। निश्चित रूप से उसकी भी नाराजगी लोगों में है। किस तरह से एक वर्ग विशेष को वोट नहीं देने दिया गया, और जिस तरह से संबल का मामले की आप बात कर रहे हैं, एक ही दिन में याचिका होती है, एक ही दिन में जो है निर्णय हो जाता है, एक ही दिन में कोर्ट संगठन नियुक्त कर दिया जाता है, उसी दिन पुलिस लेकर पहुंच भी जाती है, और उसके साथ साथ उपद्रवी तत्व एक धर्म को टारगेट करने वाला नारा लगाने वाले पहुंच जाते हैं। आप बंद रुमाल वालों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पीछे जो नारा लगा रहे थे, जो विष्णु शंकर जी जैन जिनको जाना जाता है, इसी प्रकार के सरकारी वकील है, इसी प्रकार के जितने भी मुद्दे होते हैं मस्जिद के संबंध में, मंदिर सिद्ध करने में लगे रहते हैं, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, और यही सांप्रदायिक मुद्दा तो उभार कर 2027 में चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे होने नहीं देगी। उपचुनाव में तो आपके तंत्र ने जीत लिया, और हम लोग और सतर्क रहकर जो है अगले 27 की तैयारी करके जो है मैदान में आएंगे। देखते हैं आप कितना तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं देश का विश्व स्तर पर, जैसा कि हमारे पीयूष जी ने कहा, बताइए एक अमेरिका की संस्था ने, न्यायालय ने, कोर्ट ने अडानी जी को 2000 से ऊपर के भ्रष्टाचार में इनको पाया गया, तो जब वो विदेश में घुस दे सकते हैं काम पाने के लिए, महंगी बिजली देने के लिए, तो हमारे देश में इन्होंने क्या किया होगा 11 साल में? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ विश्व में जाते हैं, पीछे से इनको ठेका मिल जाता है, प्रोजेक्ट मिल जाता है, अब वो रद्द हो रहे हैं। हमारे देश का नाम कहाँ गया? ये विश्व गुरु के कार्यकाल में किया गया पहली बार। किसी भी उद्योगपति में भ्रष्टाचार का आरोप था, वो सिद्ध करके न्यायालय ने सजा सुनाई है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, हम लोग विश्व स्तर पर हमारे बिजनेसमैन मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने, और कहते हैं भ्रष्टाचार की बात। उपाध्याय जी इतना बता दीजिए, अब संसद में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी आगे, जब चलेगा परसों संसदन जो है, क्या रणनीति रहेगी? जी देखिए, जनहित के मुद्दे हम उठाते रहेंगे। 267 के धारा के अंतर्गत आज खड़गे जी ने ये मुद्दा उठाना चाहा। आज सभा में जिस तरह से उप सभापति महोदय ने खड़गे जी को बोलने नहीं दिया, इससे आप पता चल गया कि देख लीजिए इन लोग अडानी का मुद्दा न उठने पावे, किस तरह से आदमी आज बबूला है। कोई अडानी का नाम, अडानी का मुद्दा 2 साल से हमारे राहुल जी उठा रहे हैं। ठीक है, 2 साल पहले ठीक है, मुद्दा उठाते रहेंगे आप लोग जो है। ठीक है, आज विश्व में बदनामी नहीं होती। ठीक है, अडानी का मुद्दा 2 साल पहले जांच हो गई होती जेपीसी को, तो आज विश्व स्तर पर हमको बदनामी का मुंह नहीं देखना पड़ता। ठीक है, राहुल जी की बात करते, राहुल जी जो कहते रहे वो सब सत्य सिद्ध हो रहा है अडानी जी के मामले पर, चाहे ये केरल बांध के मामले। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आगे। डीपी यादव साहब, सरकार बदलने दीजिए, सब सिद्ध होगा। आपकी रणनीति क्या रहेगी? संसद में कौन कौन से मुद्दे उठाते रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे आप लोग?
जी निश्चित रूप से जो भी मुद्दे हैं हम संसद में उठाएंगे। लोकहित से जुड़े हुए जो भी मामले हैं हम उसको संसद में उठाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री कुछ भी कह लें, कुछ भी बोल लें, जनता ये जान चुकी है प्रधानमंत्री केवल बोलते हैं और जनहित से मुद्दे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर बहस नहीं करना चाहते, ये भागना चाहते हैं। किसानों से जुड़े मुद्दे बताइए, उत्तर प्रदेश में किसानों का इस समय गेहूं चल रहा है, उनको खाद मिल नहीं रहा है, किसानों को कितनी परेशानी हो रही है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ये आयुष्मान योजना चला दी। अरे उसमें कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। आप ही के कैबिनेट मंत्री इलाज कराने गए थे, एक दिन में 5 लाख रुपया बिल आ गया। ओम प्रकाश राजभर से पूछिएगा, अपनी माता जी का इलाज कराने गए थे, उनको भी सलाह दे दिए होते कि वो भी गए होते, आयुष्मान से इलाज करा लिए होते। और आयुष्मान के साथ साथ जो उज्ज्वला योजना है इनकी, वो भारतवर्ष में उसकी क्या स्थिति है ये खुद जानते हैं। 80% गैसों की रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। तो ये समान जो मुद्दे हैं उसको हम नवीन जी उठाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता, आपसी एकता और भाईचारा का जो समाप्त करने का षड्यंत्र कर रही है, उस मुद्दे को हम संसद में उठाने का काम करेंगे। ठीक है विनोद जी, जवाब दे दीजिए इस पे फटाफट। जी बताएं। इन्होंने कहा कि जो है प्रधानमंत्री कुछ भी कहते रहे, हम अपने मुद्दे उठाते रहेंगे, हंगामा करते रहेंगे, आप कुछ भी कहिए। ठीक, कारण क्या है कि देखिए मैंने कहा नवीन जी, मुद्दे कुछ नहीं है, केवल हार का जो दुख है और वो मेन है, वो उस तरह से माहौल खराब करने वाली बात है। और देश मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अधिक गति से आगे बढ़ रहा है। देश में चौतरफा विकास हो रहा है। ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही और मुद्दों के नाम पर इस तरह से संसद का समय खराब करना, देश की प्रगति, देश की गति कैसे रुके, एकमात्र सूत्र कार्यक्रम में राहुल गांधी जी के साथ में विपक्षी लोग एकजुट होकर के इस तरह हंगामा करना, ये बात देश की जनता भली भांति जानती है। और देश की जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विकास कार्य के साथ है। तीसरी बात, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये बात भी विपक्ष को हजम नहीं हो रही। धन्यवाद। ठीक है पंत जी, जो है मैं थोड़ा सा फाइनल आपसे वर्डिक्ट चाहूंगा। जो बहस हुई है, जिस तरह से राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़े नेता बन गए थे, विपक्ष ने उनको नेता प्रतिपक्ष मान लिया था और वो लगातार जिस तरह से जिस अंदाज में संसद में बोल रहे थे, वो काफी जो है मतलब आक्रामक अंदाज था उनका। अभी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, हालांकि कांग्रेस नहीं मान रही कि वो हारी है, क्या आपको लगता है संसद में जब वो आएंगे और या इंडिया गठबंधन के बीच उनका कद वही रहेगा पहले जैसा, या उसमें कुछ कमी या कुछ बढ़ोतरी देखते हैं आप? कद कुछ कम तो होगा, क्योंकि देखिए इलेक्टोरल जो विक्ट्री या डिफीट के आधार पे ही जो है इसकी तय होती है कि आप कौन सी पार्टी, कितना आपका क्लाउट है, कितना लोगों की पॉपुलैरिटी जो आपको भेज रहे हैं जिता के। तो निश्चित रूप से जो बड़ा पार्टनर हमेशा से कांग्रेस अपने को मानती रही है, उसमें कहीं न कहीं तो एक कमी आने की संभावना है। लेकिन सवाल ये है कि जो साथ में गठबंधन के पार्टनर अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें तो उनकी स्थिति भी खराब हुई है। तो वो जैसे कि हमें याद था कि हरियाणा के चुनाव के बाद इसीलिए बड़ा जो है कि एक आपस में मनमुटाव चल रहा था इंडिया गठबंधन के सदस्यों में सीटों को लेके, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाई। तो वो उनका थोड़ा जो है एक प्रभुत्व कम हुआ। तो बाकी पार्टनर जो थे वो डिक्टेट करने लगे उस सीटों को लेके बंटवारा, जो भी डिले हुआ तो गठबंधन का जो है कि वहाँ भी नुकसान उसकी वजह से भी हुआ। तो निश्चित रूप से, लेकिन बाकी पार्टनर्स की अगर आप ममता बनर्जी को छोड़ दें या समाजवादी पार्टी को छोड़ दें तो बाकी जो पार्टनर्स हैं वो भी अब उतने भारी नहीं रह गए। आप देखें तो पॉलिटिकली सीट के इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स उसके टर्म्स में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अभी लोकसभा के हिसाब से जो है कि अभी वो चाहेगी, कोशिश रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब वो कमी आएगी। लेकिन राहुल गांधी मुझे लगता है जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, बड़े मुद्दे उठा रहे हैं जिसका नुकसान भी उन्हें हो रहा है। तो जनता की ज्यादा जरूरतें हैं, जो महंगाई है, जो नौकरियां हैं, हालांकि उसकी बात भी कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस का संगठन इतना कमजोर है जहां वो मात खा रही है और उसको तवज्जो नहीं दे रही है। पंडित, जिस तरह से मोदी जी थोड़ा दबाव में दिखाई दे रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि पूरा बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला था, अभी वो दबाव आपको लगता है हरियाणा और महाराष्ट्र का थोड़ा घटा है, कम हो गया है? निश्चित रूप से बिल्कुल वो कम हुआ है, क्योंकि देखिए काफी दबाव था। लोकसभा का चुनाव काफी प्रतिशत का चुनाव था
और भारतीय जनता पार्टी ने काफी बहुत बड़े क्लेम कर दिए थे उसमें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की खुद की अपनी जो जीत का मार्जिन कम हो गया था, ये तमाम फैक्टर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कुछ समय के लिए जो है कहीं न कहीं जो है सोचने के लिए उनको भी मजबूर किया, और वो नहीं दिखाई दी बात जो मोदी जी में बात होती रही है। लेकिन अब ये जो जीत हुई है 2 राज्यों में, निश्चित रूप से वो भाजपा का एक मॉरल बूस्टिंग हुआ है और वो दिखाई भी दे रहा है, मोदी जी के तेवर में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में ये चलता रहता है, खासकर जो है कि चुनावी जो राजनीति है उसमें ये चीजें होती हैं और जनता कभी रिजेक्ट करती है, कभी जो है कि आपको वापस भेजती है। तो ये उतना बड़ा क्राइटेरिया एक दूसरे को लेट डाउन करने का नहीं होना चाहिए। जनता के मुद्दे होने चाहिए, उनको उठाना चाहिए, डिबेट जनता के मुद्दों के आसपास होने चाहिए, कैसे उनका जीवन आगे बेहतर हो, किस तरह देश आगे बढ़े, ये तमाम चीजों को लेकर। लेकिन जो मुख्य मुद्दे जो है सिर्फ क्योंकि विपक्ष उठा रहा है इसलिए वो मुद्दे मुख्य नहीं है, ये मुझे लगता है कि ये परंपरा ये जो है वो गलत है। बिल्कुल, तो अपने मुद्दे हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं और सत्ता पक्ष के अपने मुद्दे हैं, और इसको लगातार संसद में रखेंगे तो हंगामा होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधर्मा जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।